स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, हम एक बार उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो, हमने कौन से टॉपिक कंप्लीट कर रखे हैं। हमने बेसिक्स कर लिया है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ देख लिया है आपने। अगर मेरी क्लासेस नहीं देखी है, कंटिन्यूस देखते रहिए, ठीक है। बजट एंड टैक्सेशन भी देख लिया। बजट एंड टैक्सेशन का तो पूरा 50 मिनट्स का पूरा वीडियो बन चुका है, बहुत लंबा वीडियो है, ठीक है, वो भी देख लेना। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। इन्फ्लेशन के बारे में क्या होता है, महंगाई क्या होता है, मंदी, रिसेशन एंड ऑल, सब कुछ हम देखेंगे। और प्लीज हिंदी में पढ़ाइए या फिर मुझे इंग्लिश में पढ़ाइए, ऐसे मत कहिए। जो भी नॉर्थ साइड के बच्चे हैं उनको हिंदी में अच्छे से समझ में आता है, और जो साउथ के हैं उनको इंग्लिश में समझ में आता है। और मोस्ट ऑफ टाइम मैं दोनों को भी कवर करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आपको जितना ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन करने का काम कीजिए। ऐसे कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। हमेशा मैं कहती हूँ, लैंग्वेज एंड मनी को अपने सक्सेस में कभी भी बैरियर मत बनने देना। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो कोई रिसोर्सेस ऐसा बनाना चाहिए आपको कि भाई अपनी सक्सेस मिलनी चाहिए, बस दैट्स इट। अगर फ्री में कुछ प्रोवाइड हो रहा है तो उसको अच्छे से ग्रैब करो, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रहा है तो जो लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, अगर उसमें नहीं दिया गया है तो जो लैंग्वेज में प्रोवाइड किया है उसको, उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। अदरवाइज सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। अगर लग रहा है DFCCL इतने इजी तरीके से मिल जाएगा तो आप एक भ्रम में हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा भ्रम में हो। हर एक इंसान जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहा है। तो प्लीज 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 आपको जो मिल रहा है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। इस वीडियो को शेयर करो। आप लोगों के लिए मैंने कितने सारे क्लासेस जो है लाइन अप कर रखे, मतलब मैंने सब्जेक्ट्स पैरेलल बेसिस पे चल रहे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज कंप्लीट कर दिया है मैंने। DFCCL की हिस्ट्री पढ़ानी है, बट मुझे लग रहा था कि इकोनॉमिक्स पहले अच्छे से करा लूँ, 5-6 इसके लेक्चर्स, फिर मैं उसका 2 घंटे वाला लेक्चर पूरा का पूरा इकट्ठा ही मैं करा दूंगी। नेक्स्ट थिंग, आप लोगों के लिए बायोलॉजी के नोट्स लिखे जा रहे हैं, जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसके नोट्स लिखे जा रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। आपको सारा का सारा स्पून फीडिंग की तरह हम लोग देते हैं, फिर भी आप लोग मुझे कंप्लेन करते हो, बुरा लगता है, ठीक है। हम जो है, देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमको वर्क करना पड़ता है। हम खुद हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, हमारा जॉब होता है ना, और तो हमको पूरा टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। जितनी भी टीम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही डिपेंड है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बिल्कुल डिपेंड नहीं। एक तो हम चाहते थे कि सोसाइटी में कुछ वैल्यू एडिशन करें, इसीलिए मैंने लास्ट लॉकडाउन में जो है ओपन किया था चैनल। अदरवाइज हमारा जहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, जहाँ पर हम पेड कोर्सेज वगैरह लेते थे, वहाँ सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। बट फिर भी मुझे ऐसा कहीं लग रहा था कि इतने क्राइसिस में बच्चों के पास उतना ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होगा, और अगर हम फ्री में प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। मतलब लाइक कभी आप जब बहुत ही हायर स्टडी कर लोगे एंड ऑल, आपको जब कभी कठिनाइयाँ होगी तो आपको समझ में आएगा कि जो बंदा डिजर्व करता है, वो जस्ट बिकॉज उसको वो रिसोर्सेज नहीं मिले इसके लिए वो जो है रेस के बाहर है, ये गलत बात है। तो सबको रिसोर्सेज मिलने चाहिए, इसीलिए हम जो है आपको बहुत ही कम दाम में सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक नहीं ले रखा है तो ले लेना, क्योंकि सिर्फ 240 में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज सब कुछ मिलेगा। और जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है इकोनॉमिक्स, इसका तो हम फ्री में आपको PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ हिंदी इंग्लिश जैसा कोई बात नहीं करना है। लैंग्वेज और मनी को कभी भी अपने सक्सेस में बैरियर नहीं बनाना है। चलिए स्टार्ट करते, बहुत होगी बातें। इन्फ्लेशन के बारे में, मुद्रास्फीति, ठीक है। इन्फ्लेशन एक्चुअल में क्या होता है, देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ इस तरह से समझो, कहानी की तरह सुनो। पहले क्या होता था, सपोज अभी कभी आपने मम्मी पापा से सुना होगा मोस्ट ऑफ टाइम कि भाई महंगाई बढ़ रही है, औने पौने भाव में कुछ भी बिक रहा है, सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, इस तरह की चीज़ें। तो इन्फ्लेशन का मतलब एक्चुअल में अगर जानना चाहो तो जैसे कि सपोज आपने 100 रुपीज़ आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। पहले सोचो कि 100 रुपीज़ आपको दे रहे थे तो आप 10 किलो आलू लेकर आ रहे थे, ठीक है। मम्मी ने आपको 100 रुपीज़ दिया और कहा कि 10 किलो आलू लेकर आ जा। अब जो अभी का टाइम है 2021, आपको 100 रुपये दिए जा रहे हैं, ठीक है। 100 रुपये दिए जा रहा है, और आपको ऐसा नहीं कह रहे कि इतने किलो आलू लेके आ, बस आपको इतना कहा जा रहा है कि भाई इसमें जितने किलो आलू आ सकते हैं उतने किलो आलू लेकर आना, ठीक है। समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? पहले आपको कहा जाता था 100 रुपीज़ देने के बाद भाई जा 10 किलो आलू लेकर आ, ठीक है।
तो आप जाते थे और 10 किलो आलू लेकर आते थे। बट अभी जो समय है, अब के समय में क्या कहा जाता है, भाई 100 रुपीज लेकर जा और जितने किलो आलू आ सकते हैं इसमें उतने किलो आलू लेकर आ। तो आप गए बाजार और आपने खरीदा, तो 100 रुपीज में सिर्फ आप 5 केजी ही आलू लेकर आ रहे हो। कितना? सिर्फ 5 केजी आलू लेकर आ रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि पैसा तो सेम वही है, ठीक है, मनी का वैल्यू, जो हमारा वैल्यू है मनी का वैल्यू, वो क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, मतलब वो पैसे की कीमत क्या हो गई? कम हो गई। और जो हम सामान लेकर आ रहे थे, जो गुड्स एंड सर्विस हम ले रहे थे पहले, वो भी गुड्स एंड सर्विस कम हो गई। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है? और दूसरी बात, क्या हमारी परचेसिंग पावर बढ़ी? परचेसिंग पावर मतलब जिस टाइम पर हम 10 केजी आलू कंज्यूम कर लेते थे 100 रुपीज में, क्या अब हम वही 10 केजी आलू 200 रुपीज में परचेस कर पा रहे? नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारा बजट ही 100 रुपीज है। तो मेरा परचेसिंग पावर क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, परचेसिंग पावर का मतलब होता है कि पहले जितना आप खरीद सकते थे उतना अब खरीद पा रहे हो क्या? महंगाई के टाइम पर भी तो नहीं खरीद पा रहे हैं। इसको कहते हैं परचेसिंग पावर। यहाँ पर मैंने लिख कर दिया है, जैसे देखो, इन्फ्लेशन में एक्चुअली क्या होता है ना, लोगों के पास पैसा भी बहुत ज्यादा आ जाता है, औने पौने भाव में कुछ भी बिक जाता है। कोरोना वायरस के टाइम पे ही देखना, एक अभी के आउटब्रेक में मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, सिंपल सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिंपल सिलेंडर, उसमें ऑक्सीजन भी नहीं, पता नहीं कितने 30,000 40,000 इस तरह की काइंड ऑफ थिंग हुई थी। तो वो भी आगे हम देखेंगे क्यों होता है हाइपर इन्फ्लेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें देखेंगे। बट अभी सिंपल देखो इन्फ्लेशन का, यहाँ पर आपको अगर मैं मुद्रास्फीति हिंदी में पढ़ के सुनाती हूँ पहले। जब लगातार वस्तुओं की कीमतें बाजार में बढ़ती है, जिसके कारण हमारे खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। जस्ट मैंने अभी आपको कहा कि जिसका जो सामान हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस जो कंसिस्टेंटली, मतलब बहुत ही ज्यादा लगातार एकदम बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, और हम लोगों की परचेसिंग पावर कम होती जा रही है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। when prices of goods increases due to which our purchasing power decreases। समझ में आ गया आपको? ये इन्फ्लेशन क्या चीज है? जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हमारी परचेसिंग पावर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है डिफ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन, महंगाई जो होती है, मुद्रास्फीति, वो हमारे लिए, हमारी करेंसी के लिए, हमारे देश के लिए हमेशा ठीक होती है। ठीक है, ऐसा मत समझना महंगाई है तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। महंगाई से ज्यादा डिफ्लेशन जो होता है ना, अपस्फीति। अब डिफ्लेशन क्या चीज है वो पहले मुझे बताना पड़ेगा। तो देखो, डिफ्लेशन गलत बात होती है हमारे इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमी के लिए, बट इन्फ्लेशन ठीक होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन ठीक होता है, डिफ्लेशन खराब होता है। तो डिफ्लेशन क्या होता है एक्चुअल में? जब लगातार चीजों की कीमतें कम हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है ना, देखो पहले अच्छा मैं N95 मास्क के बारे में बताती हूँ उसको। देखो, जब 2020 की बात है, N95 मास्क जब आए थे शुरू में, ठीक है, तो इसका क्या था? शॉर्टेज था। ठीक है, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा था, है ना, इस तरह की चीजें थी। अब देखना, उसी को कोई इतना पूछता है कि नहीं, अब कपड़े वाला मास्क जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, अब यही एग्जाम्पल दिमाग में रखो और डेफिनेशन पढ़ो। इस तरह की क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेशन दिया जाता है और नीचे ऑप्शन देते हैं कि इनमें से इसको क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे when the prices of goods decreases due to which our purchasing power increases or when inflation becomes negative। ठीक है, डिफ्लेशन जो होता है, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं उसका प्राइस कम हो रहा है। पहले आई थिंक 200-250 रुपीज में वो N95 वाला मास्क मिलता था, अब 50 रुपए में ही मिल जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज होती है। तो देखो, डिफ्लेशन में क्या होता है कि जो भी हम गुड्स खरीद रहे हैं, जो भी सामान हम ले रहे हैं, उसका प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, उसका प्राइस कम हो रहा है, इसका मतलब क्या? हम उसको ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, उसका ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, और उसके वजह से क्या है ना कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, वो 0% पे आ जाएगी या फिर निगेटिव में आ जाएगी। अब महंगाई 0% या निगेटिविटी में आना, इसका मतलब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि भाई यहाँ पर पैसा लोगों के पास ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ पर लोगों का जो है खरीदने का उत्साह जो है वो कम हो चुका है। चाइना में ऐसा ही हुआ था, जब वहां पर दिसंबर जनवरी में 2020 में आउटब्रेक हुआ, सब कुछ सही हुआ, देन अचानक से ना वहां पर छोटी छोटी चीजों को भी लोग खरीदने से जैसे एकदम से क्या कहते हैं उसको,
कि वहाँ के बैंकों ने भी जो भी पैसे डिपॉजिट किए वो तो एक अमाउंट फिक्स कर दिया था कि इससे ज़्यादा आप पैसे नहीं निकाल सकते, इतना पैसा आपके पास जो है एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं होना चाहिए, XYZ ऐसा अमाउंट कुछ तो था। और जो छोटी छोटी भी चीज़ें थी जैसे टमाटर एंड ऑल, ये भी लोग खरीद नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, इस तरह की चीज़ें, तो वो खरीद नहीं रहे थे। एकदम सिंपल सी कमोडिटी भी नहीं खरीद रहे थे। वो होता है डिफ्लेशन का कारण। मतलब परचेसिंग पावर तो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, परचेसिंग पावर तो आपकी बढ़ जाती है, आप वो कंज्यूम भी ज़्यादा कर पाते हो, बट ये चीज़ आपके इकोनॉमिक के लिए, जो आपकी इकोनॉमी होती है उसके लिए बहुत गलत हो जाती है। तो डिफ्लेशन समझ में आया कि हमारी परचेसिंग पावर बढ़ गई, ठीक है, प्राइसेस जो क्या है वो कम हो गए। इन्फ्लेशन लेकिन यहाँ पर 0%। तो डेफिनेशन क्या बनेगी या क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, डिफ्लेशन, ठीक है, ऐसा दे दिया जाएगा कि डिफ्लेशन कब होता है, तो ऑप्शन में देगा व्हेन इन्फ्लेशन इज 0%, व्हेन इन्फ्लेशन इज नेगेटिव। तो अगर बोथ 1 और 2 होगा तो राइट करके आना बोथ 1 और 2 वाला। जब इन्फ्लेशन 0% होता है तो डिफ्लेशन आता है, जब इन्फ्लेशन माइनस में जाता है तब भी डिफ्लेशन आता है, ठीक है, ये समझ लिया आपने। अब आता है रिसेशन। रिसेशन माने मंदी, ठीक है, रिसेशन माने मंदी। तो इसका आप सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है। रिसेशन माने मंदी, अभी फिलहाल जस्ट मंदी चल रही थी, मतलब सही कहाँ चला हमारा टाइम, मैं बताती हूँ आपको, नवंबर दिसंबर सही चला, जनवरी फरवरी सही चला, फिर बाद में जो है अभी जो ये टाइम आ रहा है वो थोड़ा सा बुरा है। पहले 2020 का जो लास्ट क्वार्टर था वो भी बुरा था। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी, उसको कहते हैं रिसेशन। अब रिसेशन क्या है, इसका पूरा डेफिनेशन पढ़ो आप, ठीक है। जैसे कि इट रेफर्स टू स्लो डाउन इन फ्यू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कुछ चंद सेक्टर ही कह रही हूँ मैं, ठीक है, फ्यू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अगर सारे सेक्टर आते तो उसको अलग टर्म दिया गया है। देखो, रिसेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सेक्टर जहां पर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। जैसा कि जैसे ही लॉकडाउन लगा तो सबसे ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसे सेक्टर थे जैसे ट्रैवलिंग सेक्टर, ठीक है, कोई आएगा जाएगा ही नहीं तो ट्रैवलिंग सेक्टर तो हो गया ना, रिसेशन में चला गया। नेक्स्ट होटलिंग, जो भी लोग आएंगे नहीं, ट्रैवल करेंगे नहीं, होटल में जाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो होटल भी नहीं सही से चलेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह, वो कट हो गया। तो कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर जो है रिसेशन आता है, कुछ इकोनॉमिक के ऐसे सेक्टर, ठीक है, कुछ ऐसे सेक्टर जो कि पूरी तरह से स्लो डाउन हो जाते एकदम से, कि भाई कोई आ ही नहीं रहा है, उसको खरीद ही नहीं रहा है, उसकी सर्विस का जो है लाभ नहीं उठा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेफर्स टू फ्यू सेक्टर ओनली, ठीक है, ये फ्यू सेक्टर वाला आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, हेयर लिक्विड्स एंड परचेसिंग पावर बोथ आर प्रेजेंट बट देयर इज अ लैक ऑफ लिक्विडिटी, इट हिट्स लग्जरियस एंड इन्वेस्टमेंट एरिया। मैंने जस्ट कहा आपको कि होटलिंग एंड ऑल ये लग्जरियस एरिया में आता है, बट यहाँ पर जो लाइन दी गई है लिक्विड्स का मतलब होता है एसेट, ठीक है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था। एसेट माने क्या, जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, और लायबिलिटी माने क्या, जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। तो देखो, लिक्विड्स एंड परचेसिंग पावर सब कुछ आपके पास था ऑब्वियस था, लॉकडाउन में सबके पास पैसे थे। 2020 में ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे, सबके पास सेविंग वगैरह पड़ के थे, बट आपको वो परचेसिंग पावर जो होती है, ठीक है, वो परचेसिंग पावर थी, सब कुछ था, लेकिन एट द टाइम पैसा इन द सेंस कि कैश में किसी के पास अवेलेबल नहीं था, बैंक्स एंड ऑल बंद थे, या फिर एटीएम में से पैसा नहीं था, इस तरह की चीजें हुई। या फिर ऐसा भी कह सकते हो आप लोग कि सब कुछ बंद ही था, तो भाई पैसा होके भी क्या फायदा, वो सर्विस ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो जो फ्यू सेक्टर है वो बंद थे। तो ये रिसेशन का कारण है, रिसेशन मंदी, ठीक है, अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे क्षेत्र, ठीक है, जहां पर खरीदारी में मंदी आ जाती है, यहाँ पर वस्तुएं और खरीदने की शक्ति दोनों मौजूद तो है, लेकिन अर्थव्यवस्था में पैसों की कमी है, लिक्विडिटी की कमी है, पैसा नहीं है, ठीक है, परचेसिंग पावर भी है, वस्तुओं खरीदने की पूरी शक्ति सब कुछ है हमारे पास, बट लिक्विडिटी की कमी है। और ये ज्यादातर विलासिता और निवेश के क्षेत्र में पाया जाता है, जो लग्जरियस थिंग्स है वहां पर ही पाया जाता है, डोंट वरी। तो रिसेशन माने क्या है, मंदी। नेक्स्ट थिंग, डिप्रेशन। डिप्रेशन देखो, अब डिप्रेशन मतलब जब मंदी हर एक क्षेत्र में आ जाए, ठीक है, डिप्रेशन माने मंदी हर एक क्षेत्र में आ जाए। आप अगर सपोज ऐसा कहे कि कोई डिप्रेशन में, तो कोई डिप्रेशन में माने क्या कि उसका दिमाग ही पूरा बंद हो चुका है, उसका किसी भी अगर कोई एक्टर एंड ऑल, ठीक है, अगर वो बंदा बंदी डिप्रेशन में है,
तो ऐसा है कि वो कि सही से एक्टिंग कर पाएगा या फिर उसके सारे काम सही से हो पाएंगे? नहीं, उसका सारा काम बंद हो जाएगा। तो डिप्रेशन का माने अगर इकोनॉमी देखा जाए तो सब जगह महामंदी, ठीक है, महामंदी, सब हर जगह जो है मंदी हो जाएगी। अब इसका डेफिनेशन पढ़ो, व्हेन रिसेशन हिट्स ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, व्हेन रिसेशन, डिप्रेशन अभी तक आया नहीं और कभी भी नहीं आना चाहिए, मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी, बट कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। डिफ्लेशन अच्छा नहीं होता, डिप्रेशन अच्छा नहीं होता इकोनॉमी के लिए, ये बात याद रख लेना। When recession hits each and every sector of economy, then there is a lack of liquidity, liquid and purchasing power, ठीक है। महामंदी होगी तो पैसा भी नहीं होगा, कोई एसेट भी नहीं होगा। लिक्विड का माने क्या होता है ना, नॉर्मली अब जब मैं तो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो जब हम लोग ही क्या, कभी भी अगर आप महाराष्ट्र में किसी से बात करो मराठी से, तो उनसे अगर आप कहो ना कि मुझे सोना खरीदना है, ठीक है, मुझे गोल्ड खरीदना है, इस 2 तोले 3 तोले ऐसे समथिंग कुछ, या फिर आप कहो कि मुझे कोई ज़मीन खरीदनी है, तो हमारे यहाँ पे ना एक टर्म यूज़ किया जाता है कि आपके पास कितना पानी है। समझ में आ रहा है, आपके पास कितना पानी है। तो लिक्विड यहाँ पर जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये जो है ये लेमन वर्ड में, लेमन टर्म हम लोग जो यहाँ पर यूज किया जाता है। आई डोंट नो कि महाराष्ट्र के बाहर यूज करते हैं या नहीं, बट महाराष्ट्र में सेम लाइन यूज करते हैं कि तुम्हारे पास कितना पानी है। मुझे आज भी याद है, तो मेरे मामा जी ने पूछा था कि कितना पानी है तुम्हारे पास, तो आई वाज लाइक पानी। तो मैंने मम्मी से पूछा था कि पानी का क्या होता है, तो पानी माने वो चीज, ठीक है, वो चीज। अल्टीमेटली पानी माने हम पैसे को बोलते हैं महाराष्ट्र के लोग, बट वो चीज लिक्विड माने यहाँ इकोनॉमी में जो आपको कैश कन्वर्ट करके दे सके फटाक से। जैसे आपके पास अगर सोना पड़ा हुआ हो, आप ज्वेलर के पास जाएंगे, उसको बेच देंगे, वो फटाक से आपको कैश कन्वर्ट करके देगा ना। और भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे स्टॉक में, शेयर में, आपने उसको क्या किया, बेच दिया शेयर आपके, तो तुरंत ही आपको पैसे मिल जाएंगे 3-4 घंटे के बाद। तो ऐसे एसेट्स जो आपको फटाक से जो है कैश कन्वर्ट करके दे सके, इसको कहते हैं लिक्विड, ठीक है। और परचेसिंग पावर तो जस्ट मैंने आपको बता दिया। तो जहाँ पर लिक्विडिटी भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, एसेट भी नहीं है और ना परचेसिंग पावर है, उसको कहते हैं महामंदी, डिप्रेशन, ठीक है। ये सारे टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज ध्यान में रखना और इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। अभी जस्ट देखा हमने महंगाई, अब ये तो है भागती हुई महंगाई, ठीक है, भागती हुई महंगाई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर व्हेन देयर इज अ एक्सेस लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। अब मैं बताती हूँ इसका। देखो, हर एक के पास, मोदी जी ने कहा था कि हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दे देंगे, है ना, हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दे देंगे। अगर उस तरह की चीज होती, अगर वो रियलिटी बनती, तो हम जाते हाइपर इन्फ्लेशन में, ठीक है। हम कहाँ जाते, हाइपर इन्फ्लेशन में। क्या होता है ना, जब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में किसी के पास पैसा आ जाता है, सपोज कोई 10 लोग है और सबके पास 10-10 लाख रुपए है और वहां पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो वो तो आने के पौने भाव बोल देंगे ना। 10 रुपए की चीज वो चाहे तो 100 रुपीज में खरीदेंगे, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, उनके पास पैसा आ गया, है ना, उनके पास पैसा आ गया, उनकी लिक्विडिटी बढ़ गई, तो वो क्या करेंगे, खरीदेंगे। इस तरह की चीजें। व्हेन देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन इकोनॉमी ड्यू टू विच लिक्विड्स एंड परचेसिंग पावर बिकम्स अप्रोक्सीमेटली नील, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि तरलता बहुत ज्यादा होने के कारण वस्तुओं और खरीदने की शक्ति न के बराबर हो जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन है, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन का मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था आपको, एक सेकेंड, मैंने वेनेजुएला का बताया था ना आपको, जिम्बाब्वे मैंने नहीं बताया, जिम्बाब्वे के लिए मैंने अलग से एक टॉपिक रखा हुआ है। इन्फ्लेशन, देखो हाइपर इन्फ्लेशन मतलब भागती हुई महंगाई की, सबके पास पैसा तो है बट वो चीज जो है वो भी आने के पौने भाव में बिक रही है। जैसे वेनेजुएला में, वहां पे, हमारे यहाँ पे जो 3 रुपए में मेडिसिन बिकती है, वहां पे 3000 रुपए में बिकती है। इस तरह की चीजें होती है, तो वो उसको कहते हैं भागती हुई महंगाई, ठीक है। कोई भी चीज, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा तो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, वेनेजुएला के जो करेंसी है वो, मतलब पूरे नोट एक जगह करके लोग जला रहे थे। ये आई थिंक जब हमारा ये नोट चेंज क्या हुआ था ना, तब की बात है, तब ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, तो वो वेनेजुएला की करेंसी थी। तो इस तरह की चीजें होती है हाइपर इन्फ्लेशन, और ये कहाँ पे, वेनेजुएला, ठीक है। जिम्बाब्वे हम आगे पढ़ेंगे, वो उसका अलग सा केस स्टडी है वो। नेक्स्ट आता है स्टैगफ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति जनित मंदी। अब स्टैगफ्लेशन के लिए यहाँ पे अच्छे से दिया है, यहाँ पे देखो। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, एक तो आती है महंगाई, दूसरे उस पे आती है मंदी, तीसरी आती है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो,
यहाँ पर क्या है कि एक एग्जाम्पल देखो कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपने क्या किया कि भाई महंगाई है इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे, परचेसिंग पावर कम है। आप कोई गुड्स बना रहे हो, सपोज आप बना रहे हो मोबाइल फ़ोन ही, ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन बना रहे हो जहाँ पर आप 100 मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करते हो एक दिन में, ठीक है, और आपके वहाँ पे डिमांड ही नहीं है, आपके जो है ज़्यादा जो है मोबाइल कोई खरीद नहीं रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, मोबाइल कोई खरीद नहीं रहा है, तो क्या होगा, आपका क्या है, महंगाई की वजह से लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आ गया। नेक्स्ट थिंग रिसेशन, रिसेशन मतलब मंदी, ठीक है, डायरेक्टली क्या होगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मंदी आ जाएगी। थर्ड थिंग यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो जाता है यहाँ पे, आप एक खुद मैन्युफैक्चरर हो तो आप क्या बोलोगे, भाई ऑलरेडी मेरे 100 पीसेस पड़े हुए हैं इन्वेंट्री में और कोई खरीद नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन करूँगा बंद, ठीक है, प्रोडक्शन करूँगा बंद। प्रोडक्शन बंद करोगे तो अल्टीमेटली क्या करोगे, आप वर्कर को काम से निकालोगे या फिर उसको कहोगे कि भाई तू घर पे रह जा, वर्क फ्रॉम होम भी कोई चीज़ नहीं है अब तेरे लिए, मैं तुझे जितना अमाउंट पे करता था उसका मैं सिर्फ तुझे 10% पे करूंगा बिकॉज तू घर पे है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन हो गई, ठीक है, तो ये होता है स्टैगफ्लेशन। अब इसका ना डेफिनेशन पढ़ो, इट इज द सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टुगेदर एग्जिस्ट इन इकोनॉमी इन द वर्स्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी, स्टैगफ्लेशन। ऐसा कभी हुआ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पर महंगाई, मंदी और बेरोजगारी तीनों एक साथ बाजार में बढ़ती है, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है, ये याद रखना। अब महंगाई के अलग अलग टाइप है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे क्रिपलिंग इन्फ्लेशन। क्रिपलिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति, मतलब यहाँ पर जो है देखो बच्चों कि जो भाव बढ़ रहे हैं, जो भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं किसी भी आइटम की, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे कि 100 रुपीज़ में कुछ हम टूथपेस्ट वगैरह खरीदते थे तो वो 101 रुपीज़ में हो गया, तो 1 रुपीज़ हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रिपलिंग इन्फ्लेशन, जहाँ पे जो रेट होगा वो 0 to 9% में होगा। और हाँ यही बात याद रखना, इन्फ्लेशन, महंगाई एंड ऑल, ये सारा चीज़ें परसेंटेज में कंसिडर करते हैं, ठीक है, परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब चलती हुई मुद्रास्फीति, व्हेन इन्फ्लेशन इज लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग, ठीक है। देखो गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो हमारी महंगाई है वो चल तो रही है, ठीक है, मतलब लाइक कि इट्स कांस्टेंट नहीं, सॉरी, महंगाई तो है ही बाजार में बट वो एक्सेलरेट हो रही है, मतलब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन जस्ट भागती हुई महंगाई, मुद्रास्फीति, व्हेन इन्फ्लेशन इज एक्सट्रीमली हाई, जब महंगाई बहुत ज़्यादा हाई होगी तो ऑफकोर्स वो हाइपर इन्फ्लेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, मांग बढ़ोतरी मुद्रास्फीति। मांग बढ़ोतरी मुद्रास्फीति क्या चीज है, व्हेन इन्फ्लेशन इज ड्यू टू द राइजिंग इन डिमांड। ये कब हुआ था, कोरोना वायरस के टाइम पे, मतलब कोरोना वायरस जब आउटब्रेक हुआ था स्टार्टिंग में, जैसे मैंने कहा कि मास्क का, फिर अभी जस्ट ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर, सब कुछ ये जो चीजें हैं, यहाँ पर क्या हुआ था, डिमांड बहुत बड़ा था, सप्लाई कम था, तो औने पौने भाव में बेचेंगे, क्या होगा फिर वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चन बन सकता है इस बार, ठीक है, ध्यान में रखो, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन इन्फ्लेशन इज ड्यू टू राइज इन फैक्टर कॉस्ट। अब ये फैक्टर कॉस्ट तो देखो इस तरह की चीजें होती है ना, फैक्टर कॉस्ट माने इसके ऊपर टैक्स भी, मतलब इसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट अगर बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दे किसी चीजों के ऊपर तो वो फैक्टर कॉस्ट में कंसिडर किया जाता है। और भी मैन्युफैक्चरिंग वाला जो लागत हम करते हैं, ठीक है, सपोज आपका कोई शॉप है जहाँ पर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस पे जो लागत लग रही है, ठीक है, जब महंगाई बढ़ती हुई कारक लागत के कारण आती है, जो हमारी जो भी आप मोबाइल वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी आपको पैसा लग रहा है, तो अल्टीमेटली अगर आप ही 100 रुपीज़ में मोबाइल बना रहे हो तो आप क्या 100 रुपीज़ में बेचोगे, बिल्कुल भी नहीं, आप 120 में बेचोगे, आप खुद का फायदा देखोगे ना। तो इस तरह की चीजें होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट को पुश कर रहे हैं, ठीक है, पैसों को पुश कर, मतलब उसका कीमत को पुश कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं, ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है बॉटलनेक इन्फ्लेशन, और यही पूछते हैं, पता नहीं क्यों, यही क्यों पसंद आता है एग्जामिनर को बॉटलनेक इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या है, व्हेन इन्फ्लेशन इज ड्यू टू फॉल इन सप्लाई साइड। क्या मतलब इसका, जब महंगाई गिरती हुई पूर्ति के कारण आती है, ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ड्यू टू क्रॉप फेल्यूर। अब देखो अनाज ही नहीं है, अनाज जो है हमारा जो फार्मर है, ठीक है, हमारा जो फार्मर है उसने सब कुछ सही से किया, लेकिन बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, या फिर बारिश ही नहीं हुई, तो अनाज ही पैदा नहीं हुआ। अनाज ही पैदा नहीं हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा, सप्लाई नहीं होगा। सप्लाई नहीं होगा मतलब क्या होगा कि उस चीज के दाम बढ़ेंगे, तो वो होता है बॉटलनेक इन्फ्लेशन। ठीक है, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का पूरा डेफिनेशन अच्छे से पढ़ो आप। व्हेन इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग फूड आर्टिकल्स। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर में जो चीजें आती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो जो प्राइमरी सेक्टर में चीजें कौन सी आती है, फूड आर्टिकल, एनर्जी, ये सारी चीजें आती है। तो इनका जो है इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट ही नहीं करते, इनके जितने भाव बढ़ रहे हैं, इनका जो भी प्राइस बढ़ रहा है, इसको हम कंसिडर ही नहीं करते, सॉरी कंसिडर करेंगे। ठीक है, व्हेन इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसको कहेंगे कोर इन्फ्लेशन। इट इज कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन फॉर लॉन्ग टर्म, इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जाता है। तो देखो कोर इन्फ्लेशन में क्या है, यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई। जो हमारा फूड है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर में जो चीज आती है, एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड ऑल, इसके आर्टिकल पे जितना भी पैसा या महंगाई बढ़ रही है उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कोर इन्फ्लेशन। जब महंगाई को खाने पीने की वस्तुएं और ऊर्जा को हटाकर निकाला जाता है, यहाँ पर महंगाई को लंबे समय के लिए निकाला जाता है, उसको कहेंगे कोर इन्फ्लेशन। अब देखो आप सोचो कि भाई खाने पीने की चीजों के ऊपर इन लोगों ने कोई भी जितना भी इन्फ्लेशन हुआ है, जितना भी महंगाई बढ़ी है, उसको कंसिडर ही नहीं किया, तो फिर कोर इन्फ्लेशन कम आएगा ना। फिर आप लोगों को क्या लगेगा, लोगों को क्या लगेगा कि भाई महंगाई है नहीं, बाजार में महंगाई है नहीं, बट एक्चुअल में क्या होता है, महंगाई होती है, क्योंकि खाने पीने की चीजें, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो इंसान 100 रुपीज में खरीद सकता था, उसको 120 रुपीज देना पड़ रहा है, और आप वो 120 रुपीज वाले ऊपर के 20 रुपए कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, तो वो इन्फ्लेशन तो कम दिखाएगा रेट, बट क्या होगा एक्चुअल में, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि इन्फ्लेशन है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन इसको कहते हैं। देन आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हाँ, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन ये मेरे दिमाग में चल रहा था। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या करते हैं कि फूड एंड एनर्जी का जो भी है इन्फ्लेशन वो कंसिडर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है महंगाई खाने पीने की वस्तुएं और ऊर्जा को मिलाकर निकाला जाता है, तो ऑब्वियस है हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा आएगा, है ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन का परसेंटेज ज्यादा आएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर किया जाता है। अब शॉर्ट टर्म के लिए क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि देखो सपोज बहुत ही अच्छे से बारिश हुई, बहुत ज्यादा अनाज मिलने लगा, तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, या फिर डिमांड तो ठीक है, डिमांड तो उतनी ही रहेगी खाने पीने की, बट सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि उसका जो इन्फ्लेशन होगा, जो महंगाई होगी, वो जो चीज हम 100 रुपीज में खरीद सकते थे वो हम 80 रुपीज में खरीद पाएंगे, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि फूड एंड आर्टिकल और एनर्जी का जो कंसिडर किया जाता है, ये कभी हो सकता है कम हो, कभी हो सकता है ज्यादा हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करते हैं, सिर्फ एक साल के लिए कंसिडर करते हैं। कभी कभी होता है ना कि एक साल, कोई ऐसा साल होता है जहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा अनाज जो है उगता है, बट कभी कभी होता है कि बारिश नहीं होती है अच्छे से, तो अनाज ही नहीं आता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वहाँ कोर इन्फ्लेशन देखा जाए तो कोर इन्फ्लेशन इज फॉर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो कैसे, महंगाई का दर कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर दो मेथड है, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले तो देखो इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स पे ही जो है महंगाई निकाली जाती थी। अब कैसे, ये देखो यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम मैं बताती हूँ। ये है कोई मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये है कोई मैन्युफैक्चरर, और ये है कोई होलसेलर, और ये है कोई रिटेल सेलर। ठीक है, ये कोई रिटेलर है। अब कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, जैसे टेक्सटाइल वाले ही कंसिडर कर लेते, कोई कपड़ा मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो ये कपड़ा जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये होलसेलर आके जो है थोक के भाव में खरीद कर जाता है। ठीक है, थोक के भाव में खरीद के जाता है, ये होल एक लॉट उठाता है, पूरा का पूरा लॉट उठाता है। अब ये लॉट उठाएगा तो इसको तो सस्ता पड़ेगा, है ना, इसको तो सस्ता पड़ेगा। अब ये होलसेलर अपना जो भी प्रॉफिट है ऐड ऑन करके जो रिटेलर है इसको बेचेगा। ठीक है, इसको रिटेलर को बेचेगा। अब रिटेलर क्या करेगा, इसको जितना भी पैसा लगा है, इसको जितना भी पैसा लगा है उसमें प्रॉफिट ऐड करके किसको बेचेगा, कंज्यूमर को बेचेगा। तो हमारा जो एक्चुअल में कांटेक्ट होता है वो किससे होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट जो होता है रिटेलर से होता है ना, रिटेलर से होता है। तो देखो ये कोई इंसान है सपोज,
ठीक है। तो ये गया रिटेलर के पास गया, ठीक है, रिटेलर के पास गया, तो जो 100 रुपीज में कपड़ा मिला था इसको, इसने 150 में बेचा। कितने में बेचा? 150 रुपए में बेचा। 150 रुपए में मतलब 50 रुपए जो है वो क्या हो गया, भाव बढ़कर मिला हमको, है ना। तो इस तरह की चीज है। तो होलसेल में एक्चुअली क्या होता है, व्हेन होलसेल रेट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, तो देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स में थोक मूल्य पर लिया जाता है इन्फ्लेशन। अब थोक मूल्य पर लेंगे तो वो भाई तो खरीद रहा है। अब यहाँ पे मैंने जस्ट आपको डायग्राम में जैसे बताया ना कि ये जो होलसेलर है ये मैन्युफैक्चरर से जो थोक भाव में खरीद रहा है, जो पूरा होल खरीद रहा है 100 रुपीज में खरीद रहा है, बट इसको बेच कितने में रहा है, 120 में बेच रहा है, और वो हमको कितने में बेच रहा है, 150 में बेच रहा है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई का दर अगर आप सिर्फ 100 रुपए में कंसिडर करोगे, आप अगर सिर्फ इस 100 रुपीज पर कंसिडर करोगे तो महंगाई का दर तो कम आएगा, ऑब्वियस है महंगाई का दर कम आएगा। बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमको तो भाई वो 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े या नहीं देने पड़े, सही बात है। ये 50 रुपए एक्स्ट्रा क्यों देने पड़े, क्योंकि भाई रिटेलर ने भी उसके अंदर जो है उसका प्रॉफिट ऐड किया। अब जो है इंडिया में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर ही चीजें जो है उस पर ही इन्फ्लेशन निकाला जाता है, महंगाई का दर निकाला जाता है कि कंज्यूमर कितना पे कर रहा है और कंज्यूमर को कितना महंगा लग रहा है। इसी के ऊपर जो है हम अब क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई का दर जो है कैलकुलेट करते हैं। कि बहुत ही बढ़िया बात है ये। पहले क्या होता था कि महंगाई का दर हमको समझ में ही नहीं आता था, क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जो होलसेल थोक के भाव में ले रहे उसके ऊपर ही इन्फ्लेशन का दर निकालते थे, जो कि गलत है, क्योंकि हमको तो ज्यादा भाव में जो है वो खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टोटल कमोडिटी जो जितने हैं यहाँ पर, कुल वस्तुएं कौन सी है, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की चीजें आती है। होलसेल से हमको कंज्यूमर पे जाने को क्यों है, मतलब क्यों हमने स्विच किया, एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट ने क्यों स्विच किया, इसके दो कारण है। एक तो कंज्यूमर जो डायरेक्टली रिटेलर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, सेकेंडली यहाँ पर चीज क्या हो रही है, यहाँ पर ये चीज हो रही है कि होलसेल में सर्विस सेक्टर ऐड ही नहीं है, ठीक है, सर्विस सेक्टर ऐड ही नहीं किया गया, मतलब टर्सरी सेक्टर ऐड ही नहीं किया गया। अब तुम सर्विस सेक्टर में जितनी महंगाई हो रही है वो कंसिडर ही नहीं करोगे, मार्केट में बताओगे कि 10% महंगाई है, बट एक्चुअल में महंगाई अगर 30% है बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर, ये तो गलत बात हो गई ना। इसीलिए होलसेल को अलग से रख दिया गया है। होलसेल का जो है अब वो नहीं कैलकुलेट करते, हम करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो WPI था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो कौन सा बेस ईयर कंसिडर किया जाता है, तो 2011-12, और कितने कुल कमोडिटीज है, 676, ठीक है, 676। इसमें क्या क्या आता है, फूड आता है, ठीक है, खाने पीने की चीजें आती है, फ्यूल आता है, फ्यूल पेट्रोल एंड ऑल, और एनर्जी एंड ऑल, इस तरह की चीजें आती है, ठीक है। ये याद रखना, जो सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में जितने भी चीजें आती है वो WPI में आती है, और CPI में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सारी चीजें आती है, इसमें सर्विस भी ऐड करते हैं। तो मैंने जस्ट आपको WPI CPI समझा दिया है, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर याद रखने जैसा चीज ये है कि बेस ईयर कौन सा माना गया है, 2018 CPI के लिए। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर देखो, इन इंडिया वी यूज CPI मेथड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, ठीक है, भारत में CPI के तरीके से ही महंगाई निकाली जाती है। CPI माने कि कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ रहा है, उसी के हिसाब से हम जो है उसका क्या करेंगे, महंगाई का दर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है हमको, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, CSO नहीं, अब इसको करो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, NSO, क्या करो, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, डेटा कलेक्शन फॉर इन्फ्लेशन, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एंड अनाउंसमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, कि भाई जो है बाजार में महंगाई है, ये कौन अनाउंस करेगा, ऑब्वियस है बैंकों की बैंक RBI करेगा, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखो, समझो, और आपके पास ये PDF मिल ही जाएगा आप लोगों को थोड़े दिनों में, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नोट है, याद रखो। प्राइमरी सेक्टर में मैंने जैसे कहा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डिवाइडेड है। प्राइमरी सेक्टर में कौन से सेक्टर आते हैं, जैसे फिशिंग हो गया, ठीक है, मछली पालन, फार्मिंग, खेती करना, माइनिंग, ठीक है, जैसे तरह से कोल माइनिंग एंड ऑल होती है उस तरह से, डेयरी, ठीक है, मिल्क एंड ऑल, तो सीरियल्स एंड अनाज से रिलेटेड चीजें, फार्मिंग कहा तो उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज,
जहाँ पर चीजें मैन्युफैक्चर होते हैं, प्रोडक्शन वाला स्टेज, ठीक है। तो ये होता है मैन्युफैक्चर सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, मार्केटिंग, टीचिंग, ठीक है, जो भी सॉफ्ट स्किल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, सर्विस, आईटी सेक्टर एंड ऑल, ये किस में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में आते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं। डायमंड पॉलिशिंग, ऑयल रिफाइनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें। तो टर्शरी सेक्टर ही है जो इंडिया के जीडीपी में ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रोवाइड करता है। इंडिया के जीडीपी में ज्यादा से ज्यादा जो क्या कहते हैं उसको, पार्ट है, ठीक है, जो वैल्यू एडिशन है वो टर्शरी सेक्टर का ही है। सर्विस सेक्टर से हम जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये फिलिप कर्व आपको जानने की जरूरत वैसे है नहीं, पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिलिप कर्व एक कर्व है जो कहता है कि भाई अगर महंगाई बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होगा, जो कि थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, आपको जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, ध्यान मत दो इसको। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब महंगाई से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसका जो है अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले तो मैंने बता दिया कि भाई परचेसिंग पावर कम होगा, आपका एसेट कम होगा, आपका जो सेविंग होगा वो कम होगा। कैसे सेविंग कैसे कम होगा, ये बच्चे बहुत बार पूछते हैं। देखो पहले सपोज किसी की भी सैलरी, XYZ बंदे की सैलरी सपोज 10,000 रुपीज थी, है ना, और उसका खर्चा जो है 7,000 रुपीज में चल जाता था, सब कुछ जितना, मतलब उसका जाना आना, खाना पीना, सब कुछ उसके फैमिली के लिए जो भी इसेंशियल चीजें हैं वो सब कुछ 7,000 रुपये में वो निपटा देता था। तो 3,000 रुपये क्या हुए, उसके सेविंग हुए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भाई साहब की सैलरी तो 10,000 ही है, 10,000 ही है, लेकिन उनका जो खर्चा है वो 8,000 हो रहा है। अब 8,000 हो रहा है तो आपको लगेगा कि भाई इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ खर्चा कर दिया, कोई जो नेसेसिटी नहीं थी वो पूरी कर दी। नहीं, जो नेसेसिटी चीजें थी, जाना आना, खाना पीना, इसेंशियल चीजें, वही खरीदे, बट महंगाई के कारण 8,000 रुपये लग गए। तो अब इनके कितना होगा सेविंग, सिर्फ 2,000 होगा, है ना। तो लिक्विडिटी भी कम हो गई, एसेट भी कम हो गया, इस तरह से, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या होता है कि इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का, महंगाई का असर। तो डिबेटर्स, डिटर्स एंड क्रेडिटर्स पे, जो उधार ले रहा है और जो उधार दे रहा है उन पे क्या फर्क पड़ता है। देखो जो उधार ले रहा है उसको प्रॉफिट में एक्चुअली वो जाता है, और जो उधार दे रहा है वो लॉस में जा रहा है, ठीक है। कैसे, सपोज जैसे कि अभी के टाइम पे अगर आप किसी से उधार लेते हो, ठीक है, जैसे आपने किसी से सपोज ले लिया 5 लाख रुपए उधार, और आप आगे जाकर 2022 में या फिर 2023 में उसको पैसे वापस करेंगे, तो उस टाइम पर वो 5 लाख उस टाइम के 10 लाख के बराबर होगा। क्यों, उस टाइम के 1 लाख के बराबर होगा, क्योंकि पैसों की कीमत हमेशा से घटती जा रही है ना। पैसा 100 रुपीज में जो चीज हम ज्यादा खरीद सकते थे, अब वो 100 रुपीज में हम उतना नहीं खरीद पाते, तो उस पैसों की क्या हो गई, कीमत घट गई। तो अभी जो आप 5 लाख रुपए में काम करोगे, आप तो क्या करोगे, उधारी लोगे, जिससे भी आप ले रहे हो, जिससे भी आप बोरो कर रहे हो, तो आपने ले लिया, आपने सपोज आपने खुद ने सपोज क्या किया कि 1000 स्क्वायर का जो है प्लॉट खरीद लिया, जमीन खरीद ली, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीद ली 5 लाख रुपए में। अब वही जमीन अगर जो आपको उधारी पैसे दे रहा है वो बंदा 2023 में खरीदना चाहता है, तो वही जमीन उसको क्या पड़ेगी, 10 लाख रुपए में पड़ेगी। आप तो उसको 5 लाख रुपए देके आराम से निकल जाओगे, बट भाई उसको एडिशनल 5 लाख रुपए ऐड करने पड़ेंगे वो जमीन खरीदने के लिए। समझ में आ रहा है। तो इन्फ्लेशन के, महंगाई के कारण क्या होता है कि वो पैसों की कीमत घट जाती है। नेक्स्ट है एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर पे क्या फर्क पड़ता है। देखो जो एक्सपोर्टर होता है, ठीक है, निर्यात का, एक्सपोर्ट का फायदा होता है, एक्सपोर्ट जो होता है वो चीपर हो जाता है, ठीक है, जो हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं वो जो होता है वो चीपर हो जाता है, क्योंकि हमको यहाँ से अगर हम किसी दूसरे देश को बेच रहे, एक्सपोर्ट कर रहे, तो वहां से पैसा आ रहा है हमको, ठीक है। जो हमारा, हम डॉलर में, सपोज डॉलर का ही मैं बात कर लेती हूँ, हमारा 1 रुपीज इज इक्वल टू, सॉरी, उनका $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे, कोई चीज यहाँ पर 10 रुपए में है, वहां पर हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे, तो वो 10 की जगह 30 रुपए आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक्सपोर्टर में फायदा होता है महंगाई के टाइम पर। अच्छा, हमारी महंगाई कैसे कंट्रोल की जा सकती है, ठीक है, हमारी महंगाई कैसे कंट्रोल की जा सकती है। सबसे पहले तो आरबीआई जो बैंकों का बैंक है उसने स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी को सही से करना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है हम आगे पढ़ेंगे, एसएलआर, सीआरआर, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट ध्यान में रखना कि महंगाई कम करने का अगर सबसे सही ऑर्गेनाइजेशन कौन है इंडिया में, तो वो है आरबीआई। आरबीआई चाहे तो महंगाई को
तुरंत ही खत्म कर दे। आरबीआई चाहे तो महंगाई को आसमान पे चढ़ा दे, ठीक है, आरबीआई में इतना पावर है, याद रखना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट फिजिकल पॉलिसीज। फिजिकल पॉलिसीज में गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए कि भाई हमने खर्चा कम करना चाहिए, हमारा रिवेन्यू उतना आ नहीं रहा है, ठीक है। रिवेन्यू अगर 100 रुपीज़ है तो हम 80 रुपीज़ ही खर्चा करेंगे, ज़्यादा हम शौक में नहीं जाएंगे, फिजिकल पॉलिसीज पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देयर इज अ टेम्परेरी बैन ऑन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट पे कैसे कम करेंगे हम, जो है निर्यात, ठीक है, एक्सपोर्ट पे कैसे कम करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे लेकिन एक्सपोर्ट कम करेंगे। एक्सपोर्ट पे कम, जस्ट देखो अभी क्या हुआ था, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हमारे जो वैक्सीनेशन के डोजेस थे बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए दूसरों को, हमको क्या मिला फिर, नील बटे सन्नाटा, नहीं था कुछ भी हमारे पास। तो क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गई। क्यों महंगाई बढ़ गई, जो चीज़, जो वैक्सीनेशन हमको सस्ता मिल रहा था, फ्री में मिल रहा था, हम उसको पैसे दे के ले रहे। क्यों, क्योंकि भाई हमने क्या किया, उसको दूसरे देशों में दे दिया, हमारे पास जो सरप्लस अमाउंट था हमने उसको दूसरे देशों में दे दिया। अगर नहीं देते तो क्या होता, उसके भाव नहीं बढ़ते, सिंपल बात है ना। नेक्स्ट है, देयर इज अ टेम्परेरी रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। अब इंपोर्ट ड्यूटीज पे टेम्परेरी रिडक्शन, आप पढ़ रहे होंगे न्यूज में कि जो चीज, जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है बाहर देशों से, एंड जो भी वैक्सीन एंड ऑल आ रही है, तो उसके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल, इस तरह की चीजें ना लगे, कोई भी ड्यूटी ना लगे, एक्चुअली कोई भी कर ना लगे, इस तरह की चीजें आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी। सेम यहाँ पर है, जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, जो भी बाहर देश से मंगा रहे हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह का कर नहीं लगना चाहिए। किसी भी तरह का कर नहीं लगेगा तो क्या होगा, किसी भी तरह का जो भी टैक्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो चीज़ हमको सस्ते में मिलेगी। सपोज कोई चीज़ 100 रुपीज़ में वहाँ से हमको आ रही है, लेकिन हमारी सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया 50 रुपये, तो वो चीज़ हमको कितने में मिलेगी, अब ग्राउंड पे रियलिटी में 150 रुपये में मिलेगी। तो ये अगर चीज़ ना करती सरकार, बीच में ही इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स कट कर देती, कम कर देती, तो हमको वो चीज़ कितने में मिलती, 100 रुपीज़ में मिलती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि महंगाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे। यहाँ पे देखो, जो हमारी इसेंशियल सर्विसेज होती है उसका मेंटेनेंस एक्ट है ये। यहाँ पर जो भी सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल, यहाँ पर थोड़ा सा पैसा कम किया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा ढील दी जाए, तब जो है महंगाई कम होगी। इस तरह की चीज़ें हैं। आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए। इन्फ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, डिप्रेशन एंड ऑल, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, इसीलिए मैं इतना एनर्जी से बात नहीं कर पा रही हूँ, माफ़ करना उसके लिए। और सेकेंडली, मैं थोड़ा सा आप लोगों से नाराज़ हूँ क्योंकि आप जो है मेरी बायोलॉजी की क्लासेस नहीं देख रहे हो। बायोलॉजी मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, बट पता नहीं बच्चे क्यों नहीं देख रहे, क्या प्रॉब्लम है मुझे बता देना, मैं उसमें सुधार लाने का काम करूँगी। समझ नहीं आ रहा तो भी बता देना, समझ में आया तो भी बता देना। और ये क्लास अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, थोड़ा सा टॉपिक है ना, थोड़ा सा हिला हुआ टॉपिक है, जिसका बहुत अच्छे से पॉइंट्स क्लियर है ऑलरेडी, वो कर पाएगा इन्फ्लेशन का टॉपिक सही से। जिनका नहीं है मैं उनको रेकमेंड करूँगी 2 बार देखो इसको, ठीक है, 2 बार देखना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम चला जाएगा आपका, कोई बात नहीं उसके लिए, ठीक। टाइम चला जाएगा तो क्या होगा, 1-2 मार्क्स तो बढ़ जाएंगे ना एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।